हेलो, इस वीडियो में हम कार्यात्मक शिक्षा और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ संभावित लक्ष्यों और विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सरल शब्दों में कार्यात्मक शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को कार्यात्मक बनाना। इसे उन कुशलताओं को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है जिसकी किसी व्यक्ति को घर में, कार्यस्थल पर, स्कूल या समाज में जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरत हो सकती है। अगर कोई बच्चा परंपरागत शिक्षा में यथोचित रूप से प्रगति नहीं कर रहा है, तो हम अगले चरण के रूप में कार्यात्मक शिक्षा का सुझाव दे सकते हैं और इसी कारण से कार्यात्मक शिक्षा अक्सर एक नकारात्मक संकेत प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक टीचर कहता है कि हम आपके बच्चे के लिए कार्यात्मक शिक्षा आजमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपका बच्चा परंपरागत शिक्षा में अच्छा नहीं है। वह सचमुच गणित में अच्छा हो सकता है, वह सवालों, वर्ड प्रॉब्लम्स को हल कर रहा होगा, वह गणना कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने क्लासरूम में जो सीखा है उन कुशलताओं को कार्यात्मक पहलू से परिचित होने की जरूरत हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्लासरूम में जो किया है उसे वास्तविक जीवन में प्रयोग करने के लिए तरीकों के बारे में सिखाए जाने की जरूरत हो सकती है। अब यह कार्यात्मक शिक्षा को मोटे तौर पर कार्यात्मक पठन, कार्यात्मक लेखन या टाइपिंग, कार्यात्मक अंकगणित और दैनिक जीवन के विषयों की आइडियल विषयगत गतिविधियों में वर्गीकरण कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम पठन से आरंभ करेंगे। कार्यात्मक पठन यानी फंक्शनल रीडिंग में हम बच्चे को कार्यात्मक दृश्य शब्दों, फंक्शनल साइट वर्ड्स को पढ़ाते हैं जो बहुत अधिक बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, यानी कि वैसे शब्द जो छिपे हुए टेक्स्ट में बार बार आते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश में हमारे पास इट, द, ही, शी आदि जैसे शब्द हैं जो अन्य शब्दों की अपेक्षा ज्यादा बार आते हैं। हालांकि ऐसे अनेक अन्य शब्द भी हैं। बच्चे को इन अति आवर्ती दृश्य शब्दों को पढ़ाने से उसे किसी टेक्स्ट को ज्यादा बार पढ़ने में मदद मिलेगी। और यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे को दृश्य शब्द, साइट वर्ड सिखाना है। इसका अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि बच्चे को वर्णमाला के अलग अलग अक्षरों को जानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी पढ़, लिख और बोल सकता है, और यदि आप किसी अलग जगह पर हैं जहां हिंदी का पालन नहीं किया जाता, फिर भी लगातार अनावृत्ति के कारण आप एकदम अजनबी और अपरिचित भाषा में आम विज्ञापन पट या अखबारों के नाम या रेस्तराओं के नाम पढ़ने में असमर्थ हो सकते हैं। वही सिद्धांत ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ने के लिए लागू किया जा सकता है। इसीलिए बच्चे को वर्णमाला के अलग अलग अक्षरों को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी कार्यात्मक दृश्य शब्दों को पढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चे ने अक्षरों या शब्दों को पढ़ने में प्रगति नहीं की है, फिर भी उसे आम संकेत जैसे कि एग्जिट, हॉस्पिटल, डेंजर, मेट्रो, लिफ्ट आदि के संकेत चिन्ह सिखाए जा सकते हैं। कुछ बच्चों में ब्रांड के नाम सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो ब्रांड नामों को, जैसे कि चॉकलेट कंपनियों के नामों या हेयर ऑयल या ज्वेलरी ब्रांड्स के नाम सहजता से पढ़ लेते हैं। तो इन बच्चों को इन ब्रांड नामों को पढ़ना सिखाया जा सकता है ताकि बाद में यह कुशलता उनकी आवश्यक वस्तुओं के लिए शॉपिंग लिस्ट बनाने की क्षमता में विकसित हो सके। इसके बाद हम कार्यात्मक लेखन या टाइपिंग पर गौर करेंगे। परंपरागत लेखन में हम किसी प्रश्न के उत्तर लिखने या अपनी निजी अनुभव लिखने आदि के लिए लेखन कुशलताओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कार्यात्मक लेखन अभ्यास का समय आता है, तब हमारा ध्यान वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के लिए लेखन कौशल के अभ्यास पर आ जाता है, जैसे कि कोई चेकलिस्ट या शॉपिंग लिस्ट लिखना या नाम, पेरेंट का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता आदि जैसे निर्दिष्ट विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरना। अगर व्यक्ति को पेंसिल या पेन पकड़कर लिखने में कठिनाई होती है, तो हम ध्यान को टाइपिंग की ओर ले जाते हैं। यह टाइपिंग को आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या हमने पहले जैसे की चर्चा की थी
इसे चेकलिस्ट या शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए या यहाँ तक कि कोई आवेदन पत्र भरने के लिए भी हो सकता है। इसके आगे कार्यात्मक अंकगणित आता है। इसमें हम समय की अवधारणा, रुपये पैसों की अवधारणा और माप पर ध्यान देते हैं। इनमें से प्रत्येक के तहत में कुछ संभावित विषय या लक्ष्य की सूची बना सकते हैं। इस प्रकार समय की अवधारणा के साथ आरंभ करते हुए डिजिटल घड़ी या एनालॉग घड़ी से समय बताना, अलार्म लगाना या स्टॉप वॉच सेट करना, समय की मात्रा जैसे कि 30 मिनट का समय कितना होता है इसे समझना। हमें डिनर टेबल साफ करने में महज 5 मिनट लगते हैं, लेकिन पास की किसी दुकान में जाने और वापस आने में हमें 30 मिनट की जरूरत हो सकती है। इसीलिए बच्चे को 10 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा कितना होता है इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। व्यतीत समय को कैलकुलेट करने में समर्थ होना। उदाहरण के लिए बच्चा 11 बजे टीवी देखने बैठता है और वह महसूस करता है कि 11:30 बज गए और 30 मिनट समय बीत चुका है और अब इसका टीवी बंद करने का समय हो गया है। उसके बाद भले ही इसका समय के साथ सीधा संबंध नहीं है, फिर भी कैलेंडर पढ़ने का तरीका सीखने के लिए भी संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है। कैलेंडर कैसे देखें, उत्पादों के पैकेट पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी की तारीख कैसे देखें। अब रुपये पैसों की अवधारणा के मामले में हम जिन कुछ लक्ष्यों का चुनाव कर सकते हैं, वे हैं प्रचलित नोट्स और सिक्कों को पहचानना, यह समझना कि धन सीमित है और आमतौर पर किसी किए गए काम के बदले में प्राप्त किया जाता है, उपार्जन, खर्च, बचत और सहभाजन करने की अवधारणा, किसी बिलिंग काउंटर पर रुपये देना और ठीक चेंज वापस लेना। उन्नत स्तर पर हम कोई सामान खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करने और भोग विलास और आवश्यकता के बीच भेद करने की अवधारणा बताने की भी सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे के पास सीमित बजट है तो उसे यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि किसी फिल्म का टिकट खरीदने के बजाय 2 किलोग्राम चावल खरीदना ज्यादा जरूरी है। अब माप पर आते हैं। अगर बच्चा संख्याएं जानता है, अगर वह छोटी संख्या, बड़ी संख्या या संख्याओं के क्रम को जानता है तो उसे माप से परिचित कराया जा सकता है, जैसे कि किचन में सामग्रियों की माप तौल या उसका अपना वजन मापना, अपना तापमान मापना आदि आदि। इस प्रकार हम कार्यात्मक पठन, कार्यात्मक लेखन या टाइपिंग और कार्यात्मक अंक गणना देख चुके हैं। अब हम दैनिक जीवन की गतिविधियों से संबंधित कार्यात्मक अवधारणा पर आते हैं और अब मैं कुछ लब्धियों या विषय वस्तुओं की सूची बताऊंगा। बुनियादी फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा करने, फर्स्ट एड बॉक्स के सामानों को पहचानने का तरीका, बुखार या आम सर्दी के लक्षणों को पहचानना और इमरजेंसी नंबर्स का प्रयोग करने मेडिकल हेल्प तक पहुंचना, भोजन के सामानों को स्टोर करने का तरीका, इसे फ्रिज में रखना चाहिए या रैक पर या फ्रीजर में, भोजन के खराब होने पर कैसे नजर रखें या एक साधारण बैंक खाता कैसे मेंटेन करें।
इनमें से काफी विषय वस्तु उन लक्ष्यों को ओवरलैप कर सकते हैं जिसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ILS यानी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, आत्मनिर्भर जीवन की कुशलताएं सत्र में ले सकता है। लेकिन अवधारणाओं को एक कार्यात्मक शिक्षण स्तर में भी अच्छी तरह समझाया जा सकता है, विशेषकर एक अंतर विषयक व्यवस्था में जहां बच्चा केंद्र में हो और सभी सेवा प्रदाता सकारात्मक परिणाम निकालने के लिए एक साथ काम करते हों।